अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान का नेशनल T20 कप इस वक्त एक खास अहमियत का हामिल है और इस वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका था और जो दो सीरीज जिन पर हम डिपेंड कर रहे थे, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, वो हो नहीं सकी थी। तो उसके बाद इस नेशनल T20 टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ गई थी और कल से इसका दूसरा राउंड लाहौर में शुरू हो रहा है। पहले राउंड में सिंध की टीम सरफराज अहमद की क़यादत में इस वक्त लीड कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं या दीगर मीडिया पे बात करें तो एक ही बात होती भी दिखाई दे रही है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान टीम में चेंजेस होंगी या नहीं होंगी। लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए इस वक्त, जबकि टूर्नामेंट के आगाज में अब 15 दिन भी नहीं रह गए और हमारी हमारी तैयारियों का यह आलम है कि पूरी कौम बैठ के इस वक्त ये डिस्कस कर रही है कि शुएब मलिक को ले लो, आसिफ अली को बाहर कर दो, सरफराज अहमद को ले लो, आजम को बाहर कर दो। इस तरीके की गुफ्तगू अभी तक चल रही है। खुशदिल शाह को क्यों रखा हुआ है, उनकी जगह पे टॉप पे शर्जील को लेकर आओ, शाहनवाज धानी क्यों टीम में दिखाई नहीं दे रहे। ये वो सवालात हैं जो वर्ल्ड 20 के आगाज से 15 दिन पहले तक जो है वो पूछे जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक और पाकिस्तान का बड़ा अलमिया ये कि आपने जो दोनों कंसल्टेंट रखे हैं, वर्नन फैलेंडर 7 तारीख को पहुंचेंगे, यानी कि लाहौर फेज शुरू होने के भी अगले दिन पहुंचेंगे वो लाहौर, जबकि मैथ्यू एडन टीम को ज्वाइन करेंगे इमारात में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 तारीख को रवाना होगी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का अनाउंस कर दिया, 13 तारीख को नेशनल T20 टूर्नामेंट खत्म हो रहा है और 15 तारीख को टीम रवाना होगी। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने मसरूफ दिन गुजारा और खासकर मार्केटिंग के हवाले से बिजनेस टाइकून से मिलते हुए दिखाई दिए, बिजनेस कम्युनिटीज के साथ उनकी मुलाकात रही, इंटर स्कूल क्रिकेट की बात कर लें, क्लब क्रिकेट की बात कर लें, टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, या फिर जो एक और मामला जो बहुत अरसे से डिस्कस होता रहा, ताहाल उस पर उस तरीके से अमल नहीं हो सका और वो है नेशनल स्टेडियम के अहाते में 5 स्टार होटल का कयाम। इसके साथ साथ कई और भी इशूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, वर्ल्ड क्लास फील्डर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई अहम जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत ही आपने बताया काफी चीजें। आपने जो भी इंट्रो में बताया वो काफी चीजें तो ऐसी नजर आ रही हैं कि जो अभी तक जो है हल नहीं हुई और उसका जितनी जल्दी हल तलाश कर लिया जाए उतना अच्छा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने कम्पीट करना है। आई थिंक 2-3 चीजें आप किस चीज के ऊपर पहले बात करना चाहेंगे? नसीम आप बताइए तो उस हिसाब से फिर हम बात करते हैं। अरुण भाई, हम स्टार्ट तो जाहिर देखें, मार्केटिंग क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट का कौन हेड है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कौन को गर्ज है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 में क्या करेगी और कौम की अगर इस वक्त अगर वो कहीं शिशुपंज में मुब्तला है, ये कौम परेशान है, तो वो बेजा नहीं है, क्योंकि अभी तक हम क्लियर नहीं है कि हम इसी कह तो हम रहे कि इसी टीम के साथ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं हम इस टीम के साथ नहीं जाएंगे जो अनाउंस हुई है, जो वजीर आजम से भी मिल चुकी है। नसीम, मैं इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें, इससे पहले कि मैं टीम के ऊपर आऊँ, ये बता दूं कि आई थिंक ये इन अ वे, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, स्क्वाड के लिए जो कि वर्ल्ड कप में जा रहा था खेलने के लिए, बहुत बुरा हुआ कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो दौरे पर नहीं आई, लेकिन इन 2 दौरों पे ना आने की वजह से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का नेशनल T20 कप पहले हो गया और इस पहले होने से वो तमाम स्क्वाड के खिलाड़ी जो शामिल थे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में, उनको मौका मिल गया कि अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। बदकिस्मती से 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि ऑब्वियसली अगर ये टीम ये नेशनल T20 ना होता तो पाकिस्तान का स्क्वाड यही रहना था और हो सकता है अब भी यही रहे, लेकिन जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि होता क्या है, आप जब टीम को लेके जाते हो किसी भी वर्ल्ड कप के इवेंट में या बड़े इवेंट में, तो आप चाहते हो कि आपके साथ वो खिलाड़ी जाएं जो कि इन फॉर्म हो। ये तो 3-4 खिलाड़ियों का मैंने जो जिक्र किया जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो खुशदिल शाह हो या चाहे हसनैन हो या फॉर दैट मैटर आजम खान हो, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी चीज जो आप देखें कि हफीज भी अभी तक फिट नहीं हुए हैं। सो आप ये खुद सोचो कि 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी जो कि 15 में शामिल हैं और उनकी फॉर्म का ही पता नहीं है और उन्होंने जाके एक मेगा इवेंट खेलना है,
तो मैं तो ये फील करता हूं कि सेलेक्टर्स ये सारी चीजें बड़े गौर खौफ से देख रहे होंगे, और उन्हें देखना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे स्क्वाड को लेके जाना जिसमें कॉन्फिडेंस का अंसर शामिल ना हो और वो वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में भेज दें आप सिर्फ इसलिए कि जी हमने ये टीम अनाउंस कर दी थी पहले इसलिए यही टीम जाएगी, तो आई थिंक ये बहुत नामुनासिब होगा इन हालात को देखते हुए। आप देखेंगे 6-6 इनिंग्स ऑलरेडी खेल चुके हैं ये तमाम, 4 इनिंग्स रह गई हैं बिफोर दी सेमीफाइनल्स। सो मे बी इसमें 2-3 प्लेयर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, लेकिन स्टिल क्या वो 1 से 2 इनिंग की जो परफॉर्मेंस है वो इस बात की जमानत देगी कि यही प्लेयर्स जाके वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकें या ना कर सकें? तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इनको कि टीम में 2 से 3 तब्दीलियां बनती हैं, और वो क्यों बनती हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े इवेंट में हिस्सा लेने जा रहा है, और जो अवाम की और जो फैंस की और सारे क्रिटिक्स की जो नजरें लगी हुई होती हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है या नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि बस पाकिस्तान की टीम जिस भी टूर्नामेंट में जाए, जिस भी सीरीज में खेले, उसमें वो जीत कर आए। तो इन ख्वाहिशात के साथ अगर आप एक ऐसे स्क्वाड को भेज देंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो ये प्रॉब्ली बहुत ज्यादा नामुनासिब होगा। अरुण भाई, मैं आपसे कुछ लोगों के बारे में जो इस वक्त बात की जा रही है कि ये प्लेयर्स टीम में होने चाहिए। शर्जील खान, मैं स्टार्ट लेता हूं, आपकी अपनी जाती राय में शर्जील खान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। शर्जील की मुझे फॉर्म तो बेहतर नजर आ रही है, जो सबसे बड़ा इशू शर्जील के साथ नजर जो मुझे आ रहा है वो है फील्डिंग का अंसर, क्योंकि फील्डिंग में मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्योंकि इसी के साथ अगर आप मैं देखता हूं तो मैं हैदर अली को भी देखता हूं जो यंग प्लेयर है, जो कि उसी किस्म की हिटें मार सकता है जैसे कि शर्जील मारते हैं, और फील्ड में बेहतर है कदरे शर्जील से। तो आई थिंक देयर विल बी, अगर ऐसा कोई चीज होती है जिसमें आप समझते हैं कि अगर किसी को चेंज करना है तो शर्जील और हैदर अली में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं, इस चीज को देखते हुए कि वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शुएब मलिक की अगर मैं बात करता हूं मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, तो क्या उन्हें होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? देखिए नसीम, हम तो ये बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी पिछले 6 से 8 महीने की अगर आप परफॉर्मेंसेस निकालते हैं तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर ने तो कुछ भी नहीं किया ना। इवन कि आपने ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान को भी मिडिल ऑर्डर में ट्राई करके देख लिया, वो भी वहां पर फेल हुए। तो पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है, और आपके रिजवान और बाबर जो हैं वो नीचे नहीं आना चाह रहे, क्योंकि वो ऊपर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और 8 से 10 या 10 से 12 ओवर्स खेल के वो चले जाते हैं, और बाकी नीचे जो टीम है वो संभाल नहीं सकती जो ओवर छोड़ के जाते हैं, चाहे वो 8 रन पे छोड़ के जाएं, चाहे वो 7 रन पे छोड़ के जाएं, चाहे वो 9 रन पे छोड़ के जाएं। तो नीचे वाले उसको कॉम्पनसेट नहीं करते और उस रेट को बढ़ाते नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल मैचेस हार रहा है। तो उसने बड़ा टाइमली रिमाइंडर दिया है कि क्यों एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हम क्यों ये बात करते थे कि सरफराज को आपको खिलाना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में, आपके शुएब मलिक टीम में मौजूद नहीं थे, आपका खलाक पैदा हुआ था मिडिल ऑर्डर में, आपने सरफराज को मौके नहीं दिए। अब जिस किस्म की शुएब मलिक ने इनिंग खेल दी है, एक मैच विनिंग, देखें हम क्यों कहते हैं नीचे आपको मैच विनर्स चाहिए, आपको फिनिशर्स चाहिए, आपको 4 बॉलों पे 8 रन करने वाले या 8 बॉलों पे 16 रन करने वाले नहीं चाहिए जो अब टीम को ना जिताएं। आप मुझे बताएंगे जितने भी आपके ये पावर हिटर्स जो टीम में है, चाहे वो खुजदिल शाह हो, चाहे वो शुएब मकसूद हो, चाहे वो आजम हो, आप मुझे बताएंगे जितने भी ये मैचेस खेले हैं 6, क्या इनकी टीम को इनकी बैटिंग की वजह से मैच जीती है? नहीं। लेकिन शुएब मलिक ने अगर एक इनिंग खेली है अच्छी तो उसकी टीम मैच जीत गई उस इनिंग की वजह से, क्योंकि टीम बुरी हालत में थी। सेंट्रल पंजाब की 4 से 5 विकेटें गिरी हुई थी और बहुत ही कम रेट था, कुछ 6 से 7 रन के एवरेज पे वो चल रहे थे। आखिर के 5 ओवर्स में आप देखें टीम कहां से कहां चली गई उनकी, और उसके बाद उसी इनिंग की वजह से वो टीम जीत गई। तो इसलिए हम चाह रहे थे, और इसलिए शुएब का होना नीचे जरूरी है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, और जो बाहर की टीमें हैं वो शुएब मलिक को एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर या इन दैट सेंस मैच विनर तस्वुर करती हैं। इसलिए जब भी शुएब मलिक सामने आएंगे, जो ओपोनेंट हैं वो घबराएगा कि किसी भी वक्त भी ये टीम को जिता के लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज धानी, शाहनवाज धानी का मैं इसलिए जो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि पहली दफा उसको इतना करीब से मैंने देखा है, मुझे एक चीज जो मुश्तरक जो मुझे फर्क नजर आ रहा है हसनैन में और धानी में, हसनैन तेज करते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धानी जो है ना वो ज्यादा एक्यूरेट है, और धानी ज्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं,
और उनकी बॉडी लैंग्वेज एज कंपेयर टू हसनैन बहुत ज्यादा बेहतर है, यानी वो चार्ज करते हैं बैट्समैन के ऊपर, वो बैट्समैन को ये बताना चाहते हैं कि वो एक फास्ट बॉलर हैं। और उनकी एक जो सबसे बड़ी अच्छी चीज जो मुझे नजर आई उसका स्विंग है, और जो उसको सीम बॉल को जो स्विंग कर दे इतनी फास्ट बॉलिंग में, वो बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो जाता है, और इसीलिए वो विकेट भी ले रहे हैं। आप देखिए उनका बाउंसर डिसेप्टिव है, वो जब बाउंस करते हैं तो तेज बॉल होता है और बैट्समैन उसको अच्छी तरीके से नहीं खेल सकता, इसीलिए वो विकेट्स ले रहे हैं। तो इसलिए मैं ये फील करता हूं कि धानी वुड बी अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू हसनैन, जो कि पाकिस्तान की टीम के स्क्वाड में है। तो मैं तो धानी को इस तरीके से फेवर दूंगा कि धानी विकेट टेकिंग एबिलिटी, एग्रेशन, और उसके बाद वो टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्रूशियल मौकों पर आपको 1 से 2 विकेट्स लेते हैं, 20 में जहां विकेट्स लेंगे दूसरी टीम जो आपकी ओपोनेंट है वो आपको नीचे गिरती हुई नजर आएगी। आप हसनैन की जगह क्यों कह रहे हैं? हारिस रऊफ और हसनैन दोनों में से कोई किसको रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं, मेरे नजदीक तो हसनैन को मैं फील करता हूं, क्योंकि हारिस रऊफ स्टिल आई वुड से, क्योंकि लाइन है ना वो बहुत ही डेंजरस है अपने डेथ ओवर्स में, और उस वक्त तक बॉल थोड़ा सा बन चुका हुआ होता है और वो रिवर्स स्विंग होता है। तो मैं तो हारिस रऊफ को इसलिए प्रेफर करूंगा कि वो बॉल बिल्कुल, उनकी यॉर्कर बहुत अच्छी है, उनको कंट्रोल है अपनी बॉलिंग के ऊपर। ठीक है, कभी कभी मैं उनको देखता हूं कि डाउन दी लेग साइड उनकी बॉल चली जाती है, लेकिन जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि हसनैन के मुकाबले में हारिस रऊफ जो है ना वो ज्यादा डेंजरस हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स। जी हारून भाई, सरफराज तो आइडियल चॉइस हो सकती है, लेकिन जिस किस्म का ट्रीटमेंट दिया गया सरफराज को पिछली मैनेजमेंट ने, वो उसके साथ बहुत ज्यादती थी। लेकिन मैं ये भी फील करता हूं कि इससे पहले आप मुझे बताएं ना, सरफराज जब भी गए हैं एज कैप्टन कभी सेकंड विकेट कीपर को लेकर नहीं गए। तो मैं तो ये फील करता हूं कि आपको सेकंड विकेट कीपर की अगर जरूरत नहीं है तो नॉट नेसेसरली कि आप सरफराज को रख लें, क्योंकि ये शुएब आ जाते हैं तो आप कॉम्पनसेट हो जाता है आपका मिडिल ऑर्डर बैटिंग। क्योंकि अगर हफीज जा रहे हैं टीम के साथ तो हफीज और शुएब जो है वो नीचे आके आपको मिडिल ऑर्डर में काफी संभाला दे सकते हैं। तो आप इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि तीसरा कोई ऐसा पावर स्ट्राइकर जो हो, जिसमें मैं हैदर अली की बात कर रहा हूं या शर्जील की बात कर रहा हूं, अगर वो रह सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो ठीक है, सरफराज आपके पास जा सकते हैं एज ए 15th मैन। लेकिन मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि अगर सरफराज टीम में हो तो वो 11 का पार्ट हो, वो 15 का पार्ट ना हो, क्योंकि मैं फील करता हूँ जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो 11 में आना बनता है उनका, 15 में तो वो खाली बैठे रहने से उनका कोई फायदा नहीं होगा टीम के लिए। बिल्कुल ठीक है हारून भाई की आपने सुन ली होगी गुफ्तगू, और जिन चेंजेस को मेन आजकल डिस्कस किया जा रहा है, हारून भाई ने उनके ऊपर बड़ा खुल के तबादला ख्याल किया। जो उन्होंने प्रॉपर बात की कि सरफराज होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, और उसका रीजन भी उन्होंने जो है वो प्रॉपर तौर पे दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर रमीज राजा साहब ने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, और जब से रमीज राजा साहब आए वो खासे एक्टिव है और बहुत संजीदगी के साथ वो एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो पैंट शर्ट भी नहीं पहनते हैं रमीज भाई। तो एक ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आता हूँ तो फिर आपसे बात करते हैं रमीज भाई के मार्केटिंग के हवाले से जो मुलाकातें हुई। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, हॉकी को हम तबाह होता हुआ देख चुके हैं, स्क्वॉश की सूरत हाल भी हमने देखी, अब बची है सिर्फ क्रिकेट। और क्रिकेट के हवाले से भी जो है अब इकदाम नहीं किए गए तो फिर शायद वही हाल हो जाएगा जो इससे पहले हम हॉकी का होता हुआ देख चुके हैं या फिर स्क्वॉश का होता हुआ देख चुके हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, रमीज राजा साहब के पास ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ट्रैक से तकरीबन काफी हद तक उतर गई है। इसको ट्रैक पे लाना और उसके बाद इसकी बेहतरी के लिए इकदाम करना। रमीज राजा साहब बहुत संजीदा दिखाई दे रहे हैं, शलवार कमीज भी पहन ली, अब तो पैंट शर्ट भी नहीं पहनते हैं हारून भाई। नसीम देखें, ये तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्योंकि जिस रुख में जा रही थी उसको चेंज करने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका शुरू से ही
जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस वक्त से उनका कहना था कि रीजनल बेस्ड क्रिकेट होनी चाहिए, और अब तकरीबन वो स्ट्रक्चर आ गया है जिस किस्म का वो स्ट्रक्चर चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अब रमीज राजा को ये टास्क दिया है कि आप इसको लेकर आगे चलें। और जैसे अभी आपने बताया कि रमीज का काफी बिजी दिन गुजरा कराची में, देखिए आपको याद होगा कि हमने अपने कुछ अरसे पहले कुछ प्रोग्राम्स किए थे, एक दो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्यों पाकिस्तानी बिजनेस हाउसेस को पाकिस्तानी क्रिकेट में आना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि हमने काफी शेर बहस इस पे बहस की थी इस सब्जेक्ट पे, कि दुनिया भर में हम देखें कि लोकल बिजनेस हाउसेस जो है ना वो आके अपनी स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंडिया को ही ले लें तो इंडिया की चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, उनके लोकल बिजनेस हाउसेस आते हैं, वेयर एज पाकिस्तान में लोकल बिजनेस हाउसेस नहीं आते। हम अभी तक फॉरेन बिजनेस हाउसेस को लेकर हम अपना स्पॉन्सर बनाते हैं। तो ये एक अच्छा मूव था रमीज ने यहाँ आकर। आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में भी गए हैं, प्रॉब्ली जो जावेद कुरैशी हैं जो कि पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर हैं इस वक्त गवर्निंग बोर्ड के, उनका काफी असर और रसूख, बिकॉज वो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में शायद किसी ओहदे पर वो फायज हैं, तो मे भी उनकी मदद से रमीज को ये फोरम मिला और रमीज ने आकर उनके ऊपर काफी चीजें बताई और उनकी ये जिम्मेदारी उनको एहसास दिलाने की कोशिश की कि क्रिकेट को आपके ताउन की जरूरत है, बिकॉज जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है जिसमें चाहे स्कूल क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, वहां हम फंडिंग और प्रॉपर गवर्नेंस की जरूरत है। और अब जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे, जब तमाम सिटी क्रिकेट जो है वो एसोसिएशंस बन जाएंगी, तो उनको फंड्स चाहिए होंगे लोकल सतह के ऊपर। तो ये जो बिजनेस हाउसेस है ना, इस लेवल के ऊपर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। वहां पर हर टूर्नामेंट अगर वो स्पॉन्सर होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की जो क्लब क्रिकेट है, जो स्कूल क्रिकेट है, वो बहुत ज्यादा फाल हो जाएगी। और जूं आप निचले लेवल की सतह के क्रिकेट को मजबूत करेंगे, आपको अच्छे प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां से वो सीखे सिखाए ऊपर जाते हुए शुरू आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि एक जमाना था ये पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा मजबूत थी, यानी जब भी कोई शख्स नेशनल लेवल के ऊपर या अंडर 19 के लेवल पर सिलेक्ट होता था तो उसके पीछे अच्छे खासे क्लब के मैचेस लगे हुए होते थे जहां वो क्रिकेट को सीख कर आते थे। अब क्या होता है कि बगैर खेले हुए ओपन ट्रायल्स की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान की नेशनल लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग तो कहीं भी नहीं हुई ना। तो इसलिए मजबूरी ये हो जाती है कि आपको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको ग्रूम करना पड़ता है। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वजह से 2 या 3 मैच खेल के वो पाकिस्तान की टीम पे चले जाते हैं, फिर उनका वो ग्रूमिंग का प्रोसेस वहां शुरू होता है, जो कि बहुत ज्यादती है। इसीलिए हम दुनिया की बाकी टीमों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि कंपटीशन हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो मे बी ये आगाज है, 3 से 4 साल में अगर ये बिजनेस हाउसेस मान गए और उन्होंने आके मुख्तलिफ इलाकों की क्रिकेट को अपने हाथ में ले लिया और स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, तो मैं फील करता हूं कि पाकिस्तान का क्रिकेट का जो मुस्तकबिल है वो काफी बेहतर होता चलता चला जाएगा। भाई ये तो स्पॉन्सरशिप तो होगी, लेकिन खेल से पॉलिटिक्स कैसे खत्म करेंगे? वो जो एक स्टैंडर्ड है उसको लाने के लिए रमीज राजा साहब को देखिए, चले बिजनेस हाउसेस पैसा लेकर आ जाएंगे, एक मर्तबा लेकर आ जाएंगे, अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो दूसरी मर्तबा कोई नहीं आएगा। उस एक मर्तबा में बेहतर इकदाम करने के लिए रमीज राजा साहब को क्या कुछ करना होगा? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बिजनेस हाउसेस अगर पैसा देंगे ना, तो जो नया जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें पैसे के साथ उनको गवर्नेंस में भी आना है। यानी इट्स नॉट दैट कि वो पैसा दे के बैठ जाएंगे, फिर वो जाएंगे तो वो ये भी देखेंगे कि उनका पैसा सही जगह पे लग रहा है नहीं लग रहा। जिस पॉलिटिक्स की आप जिक्र कर रहे हैं, उस लोकल पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ही 9 मेंबर मैनेजमेंट कमेटी हर शहर के ऊपर होगी, जिसमें 3 आपके इलेक्टेड बंदे होंगे, बाकी इंडिपेंडेंट बोर्ड जिसमें ये स्पॉन्सर्स होंगे, इंडिपेंडेंट आपका प्रेसिडेंट होगा। तो जब ये चीजें पूरी तरह आ जाएंगी ना, तो एक अच्छा बेटर गवर्निंग स्ट्रक्चर मिलेगा पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को, जहां पर जो आप कह रहे हैं वो सियासत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब बोर्ड मैनेजमेंट कमेटीज बैठ के चीजों को डिसाइड करेंगी तो हर 2 महीने के बाद रिव्यू करेंगी उस चीज का कि भाई हमने ये चीज की थी, इसका क्या फायदा हो। जो स्पॉन्सर्स वहां बैठे हुए होंगे वो कहेंगे जी हमने इतना पैसा दिया था, क्या रिजल्ट निकला। सो ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि अंडर द न्यू स्ट्रक्चर ये सिलसिला बनने चले जा रहा है। सो आई थिंक विल हैव टू वेट एंड सी। हाँ, ये बात आपकी मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि राइट मैन फॉर जॉब जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर भी अपने दोस्तों को नवाजा जाए, वहां पर भी अपने जानने वालों को नवाजा जाए। अगर ये सिलसिला होगा तो फिर अगेन पाकिस्तानी क्रिकेट को धचका लग सकता है। मेरिट बेस्ड सारी चीजें होनी चाहिए, पैसा भी मेरिट पे आना चाहिए, उसका खर्च भी मेरिट पे होना चाहिए, और जो लोग उसको चला रहे हैं वो भी मेरिट बेस्ड होने चाहिए। और भी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब
नेशनल T20 चैंपियनशिप शुरू होनी चाहिए, उसमें हर रीजन की 2 टीमें बना दी ताकि जूनियर सतह पे ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जो है वो मौका मिल सके। एक तो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया कितना मेरिट पर होना चाहिए, और 2 टीमें बनाना कैसा फैसला है? देखिए, ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में जब ये 6 टीमें बनी तो 6 टीम्स में बहुत ज्यादा ऐसे रीजन्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन्स है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको सेंट्रल पंजाब की अगर मिसाल दूं, सेंट्रल पंजाब में आपका फैसलाबाद का रीजन आया, आपका सियालकोट का रीजन आया, तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन थे। इसी तरीके से भावलपुर में अगर आप मुल्तान में चले जाते हैं तो साउदर्न पंजाब में भी आप देखें कि मुल्तान भावलपुर 2 स्ट्रॉन्ग रीजन्स थे, यानी यहाँ पर टैलेंट बहुत ज्यादा है। फिर इसी तरह अगर आप केपीके में चले जाएं तो आपका पिशावर, एबटाबाद और फाटा, ये वो इलाके थे जहां पर बहुत अच्छा क्रिकेट के वो आ रहे थे। तो इसलिए ऐसे प्लेयर्स जो कि टॉप 11 में या फर्स्ट 11 में नहीं आ सक रहे, उसको गैप को कम करने के लिए उन्होंने दूसरी टीम बनाई, जो कि एक अच्छी चीज है। यही चीज अंडर 19 लेवल पे भी होनी चाहिए। आई थिंक इन्होंने अभी अंडर 19 लेवल पे शुरू किया है, क्योंकि फर्स्ट 11 और सेकंड 11 का कॉन्सेप्ट तो ऊपर है। ये अंडर 19 लेवल के ऊपर और अंडर 16 लेवल के ऊपर एक एक टीम को बढ़ाना अभी बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें जो आप बात, जो मैं आपको वही कर रहा हूं, वो बात यही है कि अभी भी जो सिलेक्शन हो रही है ना, वो ओपन ट्रायल्स के बेसिस पे हो रही है। ये कंपेटिटिव बेस्ड होनी चाहिए, यानी इस जितने भी रीजन्स हैं इनकी अंडर 16 और अंडर 19 की टीमें आपस में शहरों में खेलनी चाहिए, और उनकी बेस के ऊपर जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं वो ऊपर आने चाहिए। एक आध साल लगेगा, क्योंकि अभी ये सिटी क्रिकेट पूरी तरह फाल नहीं हुई है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आए हैं, पूरी मैनेजमेंट कमेटीज उनकी नहीं आई है, तो ये चीजें जो है ना बतदरीज बेहतर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। अरुण भाई, 5 स्टार होटल नेशनल स्टेडियम के अहाते में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि आप देखेंगे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो यही है कि आप देखें कि आप पूरे के पूरे सड़कों को बंद करके, आप कराची के अगर पीसी होटल में या आपके मूवमेंट पिक में ठहरी हुई है टीमें, उनको आप लेके जाते हो 8 मिनट में, यानी पूरा शहर को बंद करके, और उसके बाद जो जो आप देखें ना कितना ज्यादा प्रॉब्लम में पाकिस्तान में खास तौर पर कराची में पब्लिक रही है। कदाफी स्टेडियम में ये इशू होता है, पिंडी में भी यही इशू होता है। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी, चाहे वो कदाफी स्टेडियम के आसपास हो या कहीं कराची के नेशनल स्टेडियम के आसपास तो जगह भी है जहां पर आप ये अगर 5 स्टार होटल बना लेते हैं, तो आप देखें कि आपकी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स सिक्योरिटी के इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाती है। आपका 5 स्टार होटल में तमाम मीडिया, तमाम टीमें वहां ठहरी हुई हैं, और आपके 5 मिनट के वक्फे में वो आपकी टीम मैदान में दाखिल हो जाएंगी, और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज भी नहीं होंगे, और ना ही आपकी आउटसाइड की जो ट्रैफिक है वो खास तौर पर मुअत्तल होगी। तो मैं ये फील करता हूँ कि अच्छा फैसला है, लेकिन ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म फैसले हैं, क्योंकि एकदम से तो होटल नहीं बन जाएगा। अगर वो जब होगा जमीन लेने के बाद 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे बैरिया कॉम्प्लेक्स में भी एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बन रहा है, वहां पर भी अगर एक 5 स्टार होटल की फैसिलिटी बन जाती है, तो कराची में जिस तरह लंदन में 2 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ओवल और लॉर्ड्स, पाकिस्तान में भी कराची में भी आपको 2 ग्राउंड्स नेशनल स्टेडियम की सूरत में और बैरिया कॉम्प्लेक्स का जो स्टेडियम बन रहा है उसकी सीरत में आपको ये 2 अच्छे ग्राउंड्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ए गुड मूव। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी चीज है, ये करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। आप बेहतर फैसले कर लें, वर्ल्ड T20 की जानिब पूरी कौम देख रही है। और आप कहाँ 5 स्टार होटल बना रहे हैं, कौन बिजनेस टाइकून पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ रहा है, इससे कौम को इतना गर्ज नहीं है। गर्ज इस बात से है कि क्या किया बाबर आजम ने और उसकी टीम ने। यही पूछेंगे सब लोग रमीज राजा साहब से और तमाम क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से। आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।